ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लिख लो कॉपी में नेम ऑफ द चैप्टर। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है और केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 1 है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन में कौन कौन पार्ट लेते हैं हमें ये पता होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। जैसे कि ये कार्बन, अगर हम C+O2 विल गिव CO2 की हम बात कर रहे हैं अगर, तो जो C है और जो O2 है, ठीक है, ये हो गए रिएक्टेंट्स। ठीक है, जो किसी रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और ये होते हैं कौन से हैंड साइड पे? लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। तो ये रिएक्टेंट हो गए। कार्बन भी रिएक्टेंट है और O2 भी रिएक्टेंट है, और इनके रिएक्शन होने के बाद जो भी हमें मिल रहा है उसको हम कह रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता होना चाहिए। क्लियर है सबको? रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, राइट हैंड साइड पे कौन आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन आता है? राइट हैंड साइड पे कौन आता है? प्रोडक्ट आता है। अच्छा, मैंने चैप्टर शुरू किया है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन समझाने के पहले जो रिएक्शन में जो पार्ट्स लेते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, मैंने सबसे पहले आपके सामने एक रिएक्शन रखी है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन रखी है समझाने के लिए। C+O2 विल गिव CO2। ठीक है, तो इसमें जो C है और जो O2 है ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट बोलते हैं हम इसको। जो रिएक्शन में पार्ट लेंगे इनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। C भी एक रिएक्टेंट है और O2 भी एक रिएक्टेंट है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो हमें मिलेगा, जो भी हमें मिलेगा इनके रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला है? CO2 मिला है। तो इस CO2 को हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने समझा कि रिएक्टेंट कौन होता है और प्रोडक्ट कौन होता है। जो बाद में आए उन्हें क्लियर हो गया? तुषार गुप्ता, तुषार गुप्ता कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हूँ मैं? तो हमने समझ लिया रिएक्टेंट्स कौन होते हैं, प्रोडक्ट्स कौन होते हैं। आगे बता रही हूँ मैं आपको, हमें कैसे पता चलेगा कि जो केमिकल रिएक्शन है वो हुआ है। ऐसा हमें कैसे कैसे क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक होता है बेटा फिजिकल लेवल पे चेंज होना, ठीक है, और एक होता है केमिकल लेवल पे चेंज होना। फिजिकल लेवल पे जब कोई चीजें चेंज होती है तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अपीयरेंस में चेंज आता है, उसके कलर में, उसके साइज में। ठीक है, लेकिन जब केमिकल लेवल पे चेंजेस आते हैं तो चेंजेस आते हैं उनके एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, उनके बॉन्डिंग लेवल पे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एटम्स होते हैं आपस में इंट्रा मॉलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स से अटैच होते हैं। ठीक है, वो जो फोर्स होता है पानी में ठीक ठाक होता है, मीडियम होता है, और वही फोर्स गैस में बहुत कम होता है, और सॉलिड्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सबसे ज्यादा होता है। इसलिए सॉलिड के पार्टिकल्स, हाँ, ज्यादा होता है ना, इसलिए सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में अटैच रहते हैं, क्लोज क्लोज रहते हैं। और वाटर में थोड़ा सा सॉलिड के कंपैरिजन में इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स होता है वो थोड़ा सा, थोड़ा, हाँ, थोड़ा कम होता है, सॉलिड से थोड़ा कम होता है, इसलिए उसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस में और भी ज्यादा कम होता है जिससे उसके पार्टिकल और ज्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले। अब क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ की केमिकल रिएक्शन हुई है या कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुई है? तो उसके मैं आपको लिखवा रही हूँ, इसे लिख लो जरा कॉपी में। नंबर 1 पॉइंट की, क्या बेटा? बॉन्ड वही कहते हैं कनेक्शन, दो एटम्स आपस में कनेक्ट होना, इसी को हम कहते हैं बॉन्डिंग। ठीक है,
एटॉमिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, केमिकल चेंजेस पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो आपस का जो बॉन्ड होता है जिससे वो आपस में अटैच रहते हैं, उसी को हम बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब जरा लिख लो कि केमिकल रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगा। नंबर 1 पॉइंट, चेंज इन स्टेट। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है कि उस चीज के स्टेट में चेंज आ जाए। लिखो चेंज इन स्टेट, STATE। क्या होता है स्टेट? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? हाँ बिल्कुल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही स्टेट्स होते हैं। और 9th में हमने और भी स्टेट्स पढ़ रखे हैं। प्लाज्मा स्टेट, हाँ ठीक है, प्लाज्मा भी पढ़ रखा है, वो आइंस्टीन भी पढ़ रखा है हमने। हाँ ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे चेंज इन स्टेट की बात कर रहे हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है। सॉलिड लिक्विड बन सकता है, लिक्विड गैस बन सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, और क्या हो सकता है केमिकल रिएक्शन में? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर भी हो सकता है। ठीक है, चीज किसी भी चीज का कलर चेंज हो जाए, क्योंकि जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ भाई हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो हुई हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस यानी कि गैसेस का बाहर निकलना, जिससे भी हम समझ सकते हैं कि गैसेस बाहर निकल रही है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिख लो, एक और लिख लो। इवोल्यूशन ऑफ गैस के बाद लिख लो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, या तो बहुत ठंडा हो जाएगा, या तो गर्म हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। तो ये सारे आपको एक तरीके से इंडिकेशंस देते हैं, ये सारी बातें कि कहीं पे केमिकल इक्वेशन हुई है या नहीं हुई है। क्या बेटा? हाँ, चेंज इन टेस्ट इसलिए नहीं लिखवाया कि आप हर चीज को आप टेस्ट करके तो देख नहीं सकते, बट हाँ लिख सकते हो आप चेंज इन टेस्ट होता है। उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है सब। फॉर एग्जांपल फूड में भी जब वो खराब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग के केसेस में, तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। ठीक है, आप ये भी लिख लो, चेंज इन टेस्ट भी लिख लो। ठीक है, तो ये आपके कुछ सिम्टम्स कह लो या कुछ इंडिकेशन जिससे हमें पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब आपको मैं कुछ मतलब ओवरऑल लेवल पे बता रही हूँ टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जनरल मैं आपको बता रही हूँ रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, रिएक्शंस कैसे होते हैं? रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं और एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है? वो रिएक्शन जिसके होने से हीट भी प्रोड्यूस हो साथ में, जिस रिएक्शन के होने के बाद प्रोडक्ट के रूप में हीट भी प्रोड्यूस हो, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो आप, ये वाला रिएक्शन है C+O2। ठीक है, C+O2 विल गिव CO2, और इसके साथ में हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ऐसा वाला रिएक्शन जिसके साथ हमें हीट भी मिल रही हो एक्स्ट्राज में, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्म का मतलब होता है हीट। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल। क्या बेटा? ये मैं आपको अभी सरफेस लेवल की बात कर रही हूँ, और भी है इस चैप्टर में टाइप ऑफ रिएक्शन, वो बाद में बताऊंगी। ये बस आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे कैसे होते हैं ओवरऑल लेवल पे। ठीक है, अभी और भी। हाँ, हाँ मैं साइन कर दूंगी, आप लिख लेना। ठीक है, अभी समझ लो बस, अभी सिर्फ समझ लो। अच्छा, यहाँ पे ठीक है,
अब एंडोथर्मिक की हम बात करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब होता है उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ रहे हो? आप देखो ये वाला रिएक्शन, इसमें क्या है, NaCl प्लस H2O विल गिव ये, और साथ में माइनस हीट दे रखा है। ठीक है, माइनस हीट की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो एरो है इसके ऊपर हीट लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, हीट माइनस करके लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन ऐसा होता है इसमें हीट, जब तक हम हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन नहीं होता। तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट यूज होगा, तब जा करके प्रोडक्ट हमें मिलेगा। यानी कि जब तक हम इन दोनों को, रिएक्टेंट्स को हीट नहीं करेंगे, इन्हें गर्म हम हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक ये हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, तब तक हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे माइनस हीट लिखा हुआ है, बट जनरल फॉर्म में एरो के ऊपर हीट लिख देते हैं, सो दैट कि जब हम इन्हें हीट करेंगे तब जाके हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। समझ चुके? तो एंडोथर्मिक में हीट यूज होता है, हीट चाहिए होता है। ठीक है, तो हीट जब तक आप दोगे नहीं तब तक उसका प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और एक्सोथर्मिक में होता है कि हीट जो है एक्स्ट्राज में हमें मिलता है, रिएक्शन होने के बाद हमें हीट मिलती है प्रोडक्ट के साथ में। तो ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो ये एक ओवरऑल था कॉन्सेप्ट रिएक्शंस के बारे में, कि रिएक्शन इस प्रकार से दो टाइप के होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इस चैप्टर में जो हमें टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ने हैं, ये तो हमने ओवरऑल पढ़ लिया है एंडो और एक्सो के बारे में। अब जो इस चैप्टर में हमें टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ने हैं उसके नाम आप लिखो, राइट डाउन द नेम ऑफ दैट रिएक्शंस। नंबर 1 लिखो, टाइप ऑफ रिएक्शन की हेडिंग डालो, लिखो टाइप ऑफ रिएक्शंस। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, combination reaction. Number 2 decomposition reaction. Decomposition, decomposition, decomposition reaction. Number 3 combination हो गया, decomposition हो गया। नंबर थर्ड में displacement reaction, displacement reaction। एंड नंबर 4 में है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता है? बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ, नेक्स्ट है एक और लिखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिफ्थ में लिख लो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या बेटा? हाँ, टाइप में लिख लो इसको। ठीक है, टाइप में ही लिख लो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लिख लिया सबने? चलो, आप लोग मेरे को डिस्प्लेसमेंट का मतलब बता रहे थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? क्या बेटा, फिर से हाँ रोहित, हाँ, वेरी गुड, अपनी जगह से हटाना। डिस्प्लेस मतलब प्लेस से हटाना, प्लेस से साइड करना, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको पढ़ाऊंगी। डिस्प्लेसमेंट ही आ गया, पहले डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ा दूं? ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पढ़ाने के लिए पहले मुझे रिएक्टिविटी बतानी पड़ेगी, रुक जाओ अभी।
चलो सबसे पहले ये डिकम्पोजिशन का आ रहा है इक्वेशन, तो डिकम्पोजिशन बता देती हूँ। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता रही हूँ मैं आपको। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, दो, चलो ये कॉम्बिनेशन ही है, फर्स्ट बता रही हूँ, कॉम्बिनेशन मिल गया यहाँ पे, कॉम्बिनेशन है ये। कौन सा बता रही हूँ मैं, टेल मी। हाँ ठीक है, फर्स्ट वाले, हाँ कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। In a combination reaction, two or more substance combine to form a new single substance. combination वर्ड से ही पता चल रहा है कि दो चार चीजें मिलके कंबाइन होके एक चीज बना रही है। ठीक है, इस वर्ड से ही बहुत क्लियर है, कंबाइन हो रही हैं चीजें। अब देखो यहाँ पे क्या है, N2 कंबाइन हो रहा है और किसके साथ कंबाइन हो रहा है, H2 के साथ कंबाइन हो रहा है। तो ये दो चीज मिल करके एक सिंगल यूनिट बना रही है। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को जिसमें दो या तीन या चार चीजें मिल करके, ये चीजें क्या है, रिएक्टेंट्स, जब दो तीन या चार रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये दो चीजें थी यहाँ पे, ये मिल करके एक सिंगल चीज बनी, हमें मिलके हमें बनी। ठीक है, तो हम रिएक्शन को देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, एक सिंगल वो है, रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट जब कंबाइन हुए, जो हमें रिजल्ट मिला एरो के बाद, वो एक सिंगल मिला। यहाँ पे कोई प्लस प्लस तो नहीं दे रखा, अगर यहाँ पे प्लस प्लस दे रखा है तब हम एक बार सोचेंगे। ठीक है, तो दो चीजें मिलकर के एक यूनिट बन गई, तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसा नाम है वैसा ही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, आई विल सेंड यू द पिक्चर्स। ठीक है, पिक्चर सेंड कर दूंगी मैं आपको। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाए, ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजिशन। ठीक है, देखो डीकम्पोजिशन भी दे रखा है यहाँ पे। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, इस सिंगल सब्सटेंस, या फिर हम इसको सिंगल सब्सटेंस को रिएक्टेंट भी कह रहे हैं, डीकम्पोजेस इनटू टू और मोर सब्सटेंस। जब कोई एक सिंगल चीज आगे जाकर के ब्रेक डाउन हो जाए, दो में, तीन में, चार में। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। अब जैसे CaCO3 था, इसको जब हमने हीट किया तो हमें CaO अलग मिला और CO2 अलग मिला, यानी एक सिंगल चीज दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दो प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो गई, एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया, तो ऐसे रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो 2H2O, इसको हमने क्या, क्या बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, CaCO थी, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब 2H2O है, इस ये क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गया 2H2 में और O2 में। तो एक सिंगल चीज दो या दो से ज्यादा चीज में जब डिवाइड हो जाए, उस मल्टीप्लाई मतलब अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाए, तो हम उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन में प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, सिंपल रिएक्शंस है। अब जो अगला वाला है, हम बोलो। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट से अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसका समझाऊंगी मैं आपको, पढ़ेंगे अभी आगे। अब देखो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है, डिकम्पोजिशन, सॉरी डिकम्पोजिशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। ठीक है, अब जितने भी आपके मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, उन सबकी जो है ना रिएक्टिविटी पावर अलग अलग है। अब जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सेकंड नंबर पे बात करें, अगर हम इनका कंपटीशन लगाएं तो कौन फर्स्ट आ रहा है कौन सेकंड आ रहा है, उस हिसाब से हम देख सकते हैं। तो रिएक्शन करने में सबसे फर्स्ट आ रहा है पोटेशियम। ठीक है, सेकंड नंबर है सोडियम का। ठीक है, सेकंड नंबर सोडियम का, थर्ड नंबर पे कैल्शियम है रिएक्शन करने में तेज, फोर्थ नंबर पे मैग्नीशियम, फाइव पे एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर। ये जो जितने जितने हम नीचे पहुंचते जा रहे हैं, उतने उतने की रिएक्टिविटी की पावर कम होती जा रही है, या ये रिएक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है कह सकते हैं हम। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, इनको रिएक्शन करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है।
या ठीक है। हाँ, अभी बता रही हूँ मैं आपको कि ये जो है ना कम ही चीजों से रिएक्ट करते हैं, बहुत लिमिटेड चीजें हैं जिनके साथ ये रिएक्ट करना पसंद करेंगे। ठीक है। अब जैसे गोल्ड की बात कर लें या प्लैटिनम की बात कर लें, ये बिल्कुल ही बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी लीस्ट रिएक्टिव है, लेकिन ये जो है सल्फर के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है। सल्फर के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है सिल्वर का। अब जैसे पायल वगैरह होती है, सिल्वर की चांदी की पायल है, तो वो थोड़े दिनों के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है उसका, वो चमकदार नहीं रह जाती, क्योंकि वो रिएक्शन करता है। इस वजह से उसका, हाँ, कलर फेड हो जाता है, कह लो। ठीक है। तो ये सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम रिएक्शन करते हैं, बट बहुत कम रिएक्शन करते हैं। ठीक है। तो ये लीस्ट रिएक्टिव है, और ये यहाँ से पोजिशनिंग शुरू हो रही है। हाँ, तो लगा दी है तुम्हारी प्रेजेंट। एक बार मैं नाम बोल देती हूँ अटेंडेंस में। मैं बता रही हूँ, नाम बता रही हूँ एक बार। ठीक है। 10th बी, नकुल, प्रीति, श्रेया, सौरभ यादव, मनीष यादव, वंदना, रश्मि, धनंजय, वैभव, शिवम, हर्ष सिंह, आकाश सिंह। 10th बी में इनकी अटेंडेंस लगी है। इसके अलावा कोई है तो बताओ। क्या हो सकता? अब 10th है, सुन लो नाम, विपिन। हाँ। अच्छा, शिखा एंड अशप्रीत। आदर्श। ठीक है। दो क्लास में। अभय सिंह की नहीं लगाई। अभय सिंह और आदर्श, पूरा नाम बताओ बेटा। आदर्श पाल या आदर्श सिंह, क्या है? आदर्श कुमार। ठीक है। और कोई रह गया 10th बी में? ललित। मेरी ललित, अभय सिंह की लगा दी। दीपशिखा की भी लगा दी। हाँ, लगा दी है। दीपशिखा, अशप्रीत। अब 10th है, सुन लो। विपिन, दिशा, रोहित, वेद, अविनाश, सक्षम, गुलशन की यहाँ पे लगा रखी है मैंने। ठीक है। गुलशन के अलावा निखिल, अमरीशा, दृष्टि, सानिया, गोविंद, तुषार, अतुल, संध्या, अनुभव शर्मा। इसके अलावा है कोई? 7th ए, सॉरी, 10th है। नहीं, अब लगा दी। अब लगा दी। और कोई है 10th है जो रह गया हो? ठीक है, आगे बढ़ू फिर। फिर से बोलिए अटेंडेंस। 10th है विपिन, दिशा, रोहित, वेद, अविनाश, सक्षम, निखिल, अमरीशा, दृष्टि, सानिया, गोविंद, तुषार, अतुल, संध्या, अनुभव, अरहान। ठीक है। चंद्रशेखर। और कोई? तो एक्टिविटी सीरीज जो है, आप एक बार जरा कॉपी में फटाफट नोट कर लो। शॉर्ट शॉर्टकट में नोट करना, रफ में। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी ना फिर। शॉर्टकट में नोट कर लो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। पिक्चर पिक्चर सेंड कर दूंगी मैं। अब देखो, जिंक की पोजीशनिंग देखो, जिंक कहाँ है? ठीक है। और कॉपर कहाँ है? देख लिया आप लोगों ने, जिंक और कॉपर कहाँ है? अब बताओ, एक जगह पे जिंक होगा और कॉपर होएगा, तो कौन रिएक्शन ज्यादा अच्छे से कर पाएगा? जिंक। ठीक है। तो जिंक जो रिएक्शन करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा रहेगी। तो कौन किसको अपनी जगह से हटा सकता है, हिला सकता है? जिंक हटा देगा कॉपर को। बिल्कुल। अगर सोडियम और जिंक में रिएक्शन होगा तो? सोडियम और जिंक। हाँ, तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक सीट है जिसमें दो स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। ठीक है। सोडियम बैठा हुआ है, और सोडियम के साथ कोई और बैठा हुआ है। ठीक है। और जिंक, नहीं, मैं एग्जांपल दूसरा देती हूँ। कॉपर बैठा है, कॉपर के साथ कोई और बैठा है, और जिंक आया है। तो अब बताओ, उस सीट पे कौन बैठा रहेगा? कॉपर बैठा रहेगा या जिंक उसको हटा देगा? हाँ, तो
जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर की चल नहीं पाएगी वहां पे, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, अपनी जगह से हटा देगा। ठीक है, ये इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो दो सीट है, ठीक है, तो दोनों ही जो सीट है आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। फर्स्ट वाली सीट का जो वन वन रिएक्टेंट है वो सेकंड सीट पे चला जाता है, सेकंड सीट का वन रिएक्टेंट फर्स्ट सीट पे चला जाता है। तो डबल दो सीट्स, दो बार सीट एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, इस वजह से उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब मैं आपको पिक्चर रिएक्शन से समझाती हूँ। हाँ हाँ, आयंस वगैरह सब बताऊंगी अभी। आयंस, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब एटम और आयन में डिफरेंस क्या है वैसे? हम्म, चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एटम तब तक ही एटम कहलाता है जब तक उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही लेके वो है बैठे। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तब इसका नाम एटम से हटके आयन बन जाता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन मांग लेते हैं किसी से स्टेबल होने के लिए तब इनका नाम क्या बन जाता है, आयन, आयन बन जाता है। अब आयंस भी दो टाइप के होते हैं, आयंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैट आयन, एक होता है एन आयन। ठीक है, कल डिटेल में पढ़ा दूंगी इसके बारे में, अभी डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता रही हूँ, आयरन है और कॉपर है, तो आपने लिखा होगा अपनी लिस्ट में, चेक करो। तो आयरन और कॉपर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को साइड कर दिया कि तुम हटो, मैंने यहाँ बैठना है। तो अब देखो प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, कॉपर बेचारा अकेले बैठा हुआ है और आयरन के साथ सल्फेट है, आयरन सल्फेट का कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, तो उसकी सीट से उसे हटा दिया गया, डिस्प्लेसमेंट, प्लेस से हटा दिया गया, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ में आ गया? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को अपनी जगह से हटा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट अच्छे से करना है याद, ठीक है, या समझना है, तो हमें वो रिएक्टिविटी वाली जो टेबल दिखाई थी मैंने, वो आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा दे रखा है, कॉपर दे रखा है और सिल्वर दे रखा है। तो सिल्वर कम रिएक्टिव होता है, ये तो मैंने बताया, तो सिल्वर को हटा दिया जाएगा, सिल्वर बेचारा साइड हो जाएगा पहले ही, कि लड़ाई झगड़ा हो, उससे अच्छा मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि सिल्वर को पता है कॉपर मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है, तो या वो आराम से हट जाए या फिर उसको धक्के मार के हटाया जाए, तो वो उसकी चॉइस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, सिल्वर अलग है, अकेले बैठा हुआ है, और कॉपर नाइट्रेट के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, और देखो एमजी को देखो और आयरन को देखो, तो ये सारी रिएक्शंस आप, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपको रिएक्शन दे दी जाएगी कोई सी भी। ठीक है, फिर आपको बोलेंगे आप इसको आइडेंटिफाई करो, ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं। तो क्या आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहचान लोगे? ठीक है, जब दो, हाँ, कॉम्बिनेशन पहचानना आ गया और डीकम्पोजिशन भी आ गया कि एक को एक सिंगल यूनिट हो वो दो में डिवाइड हो जाए, तो वो डीकम्पोजिशन है। डिस्प्लेसमेंट में जब एक को अपनी जगह से हटा दिया जाए तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो, यहाँ देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों जो चीज है, दोनों जो रिएक्टेंट है अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, ये भी एक रिएक्टेंट है, ये भी एक रिएक्टेंट है, पर देखो यहाँ पे SO4 के साथ कौन है, Na2 है, यहाँ पे SO4 के साथ NO2 है, बट यहाँ पे देखो SO4 के साथ कौन आ गया, यहाँ पे SO4 के साथ अब कोई और बैठा है। ठीक है, यहाँ पे बैठा है बैरियम। ठीक है, और यहाँ देखो Cl2 के साथ बैरियम था, अब देखो Cl के साथ कौन बैठा है, यहाँ बैठा है सोडियम। तो जब दोनों चीजें, दोनों रिएक्टेंट क्या है, अपनी सीट एक्सचेंज कर ले, डिस्प्लेस कर ले अपनी अपनी जगहों को, तो इसलिए हम कह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों ने ही सीट चेंज किया है। ऐसा नहीं है कि एक को साइड ही कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल साइड नहीं किया है, सीट्स एक्सचेंज हुई है, हम कह सकते हैं प्लेस एक्सचेंज हुआ है, इसलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट है? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में।
आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन। ओके, तो ये पिक्चर्स में आपको साइन कर लूंगी, आप आज की डेट डाल के इसका काम कर लोगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि दोनों ही जो रिएक्टेंट है, अविनाश को बता रही हूँ मैं, दोनों ही जो रिएक्टेंट है वो अपना ही अपनी सीट चेंज कर देते हैं, क्योंकि दो रिएक्टेंट अपनी सीट चेंज कर रहे हैं, हम इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। सिंपल जब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही होती है, जब हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही जो पार्टिकल है वो अपनी सीट चेंज करके जाता है और दूसरे वाले को हटा दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, दोनों ही सीट एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जा रहा है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है, और इनके साथ जो भी है सॉल्यूशंस वो चेंज हो गए। अब यहाँ का कॉम्बिनेशन देखो, यहाँ का कॉम्बिनेशन देखो, चेक करो, इसे मैच करके देखो अपने आप, एक बार क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, Na के साथ SO4 था, पर अब यहाँ पे Na के साथ Cl है। Ba के साथ Cl2 था, अब Ba के साथ SO4 है। तो दोनों ने ही सीट चेंज कर ली है। डन फिर। 1 मिनट, आई एम एंडिंग द मीटिंग। ओके। हाँ बेटा, टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,